तो सबसे पहले आज हमें डिस्कशन करना है कुछ प्रीवियस हमारे कैंपस क्वेश्चंस को, जो मैंने आपको कुछ क्लासेस पहले दिए थे। तो अभी जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ वो फर्स्ट चैप्टर की क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। यहाँ पर लिखा है परसेंट डी, परसेंट और परसेंट एक्स। हमारे सी लैंग्वेज में परसेंट डी रिप्रेजेंट करता है डेसिमल नंबर सिस्टम को, परसेंट और रिप्रेजेंट करता है ऑक्टल नंबर सिस्टम को, परसेंट एक्स रिप्रेजेंट करता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को। अगर इसे हम एक फिगर से समझने की कोशिश करें तो देखिए इसका आंसर क्या आएगा। हमने एक वेरिएबल रखा है A10। अब इस A10 को हम प्रिंट करवाना चाहते हैं परसेंट डी के फॉर्म में भी, परसेंट ओ के फॉर्म में भी और परसेंट एक्स के फॉर्म में भी। अब यही डेटा 3 बार शो होगा, एक बार इस फॉर्म में, एक बार इस फॉर्म में और एक बार इस फॉर्म में शो होगा। तो ये हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट करता है, ये ऑक्टल को रिप्रेजेंट करता है और ये डेसिमल बेस को। तो डेसिमल बेस में 10 को 10 ही कहते हैं, लेकिन ऑक्टल में कन्वर्ट करके में 8 से डिवाइड करना होगा। तो 8 1 जा 8, रिमेनिंग बचा 2। तो कंक्लूजन निकला, थोड़ा सा इसको डिफरेंट वे में डिवाइड करते हैं, कुछ इस तरह से जिसे हमें कॉलेज में सिखाया जाता है। हमने 10 को डिवाइड किया 8 से, तो 8 1 जा 8, रिमेनिंग बचा 2। इसका से जो डेसिमल में 10 है वो ऑक्टल में 12 है। अब हेक्स की बात करें तो हेक्स में 0 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं। फिर 10 को हम कहते हैं ए, 11 को कहते हैं बी, ऐसे चलते चलते हम एफ कहते हैं 15 को, क्योंकि हमने वैल्यू आपको 10 दी है। इसका यहाँ पे आंसर ए प्रिंट होगा। तो ये हमने जो फर्स्ट अप्रैल को आपको क्वेश्चन दिया था, इसके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पे हम कैपिटल परसेंट एक्स भी लिख सकते हैं, स्मॉल परसेंट एक्स भी। अगर हम कैपिटल एक्स लिखते तो हमें कैपिटल ए शो होता। अगले क्वेश्चन में हमने एक वेरिएबल ए रखा है 65, लेकिन प्रिंटफ में हमें परसेंट सी दिया हुआ है। क्योंकि परसेंट सी हमें दिया हुआ है तो देखिए इसका आंसर क्या आएगा। हमने एक वेरिएबल रखा है इंटीजर ए जिसकी वैल्यू 65 है, ये इंटीजर है। अब हम इसे प्रिंट करना चाहते हैं, लेकिन जब हम प्रिंट करें तब हम परसेंट सी दे रहे हैं। परसेंट सी का मतलब उसकी कैरेक्टर वैल्यू, और हम जानते हैं कि 65 आस्की कोड है। किसका आस्की कोड है? कैपिटल ए का। तो हमें आउटपुट में मिलेगा कैपिटल ए, क्योंकि टेक्निकली हम आस्की वैल्यू को कैरेक्टर के फॉर्म में शो कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम 90 दे देते तो कैपिटल जेड प्रिंट होता, 97 दे देते तो स्मॉल ए प्रिंट होता। यहाँ पे अगर हम बात करें बी की तो बी को हम कहते हैं 11, ऐसे चलते चलते हम एफ को कहते हैं 15। अब हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है थर्ड, जिसमें हमने एक वेरिएबल रखा है ए, जिसमें हमने सिंगल कोट में ए दिया है। तो थर्ड क्वेश्चन में हमने एक वेरिएबल रखा है कैरेक्टर ए, जिसमें हमने सिंगल कोट में ए रखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि कैरेक्टर वैल्यू में सिंगल कोट यूज होता है। लेकिन जब मैं प्रिंट करवा रहा हूँ तब मैं परसेंट ही लगा रहा हूँ, और हम जानते हैं कि परसेंट ही का मतलब होता है उसकी इंटीजर वैल्यू, और हम जानते हैं कि इंट उसकी क्या होगी? आस्की वैल्यू होगी। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड एक दूसरे के अपोजिट है, तो हमें यहाँ पे आउटपुट मिलेगा 65, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो कैपिटल ए है उसकी आस्की वैल्यू 65 होती है। अब हम कैंपस क्वेश्चन 4 की बात करते हैं। हमने कैंपस क्वेश्चन 4 में आपको ए को 3 दिया था। इंट ए हमने दिया था 3, और आपसे कहा था कि इसका कैरेक्टर प्रिंट करवाइए।
तो ये शायद हमने प्रोग्राम रन भी किया था। हमने देखा था कि जो ताश के पत्ते होते हैं उनमें एक हार्ट होता है, तो थ्री शायद हार्ट का था। यहाँ हमने शेप प्रॉपर नहीं बनाया है, लेकिन 3 हार्ट का है। इसमें 7 अपने दोस्तों को यहाँ पे ट्राई करने के लिए कहा था। अगर हम यहाँ पे 7 ट्राई करते तो बीप साउंड आता, क्योंकि 7 जो है वो बीप साउंड का आस्की वैल्यू है। तो आज हमें डिस्कशन करने एफएस के कैंपस क्वेश्चंस, जिनको आप मेन फंक्शन के अंदर ट्राई करेंगे। सी में 0 रिप्रेजेंट करता है फॉल्स को, 1 या नॉन 0 रिप्रेजेंट करता है ट्रू को। तो यही क्वेश्चन मैं अपने दोस्तों को जावा में देता हूँ या सी शार्प में, तब केवल फॉल्स ट्रू चलते हैं। वहां पे 0 1 का कंसेप्ट नहीं है। अब पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब पहले क्वेश्चन में हमने 1 लिखा हुआ है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो 1 है या नॉन जीरो वो ट्रू को रिप्रेजेंट करती है। अब क्योंकि ये ट्रू को रिप्रेजेंट करती है तो सिस्टम यहां जाएगा, लेकिन यहां नहीं जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि यहां वो तभी जाता है जब कंडीशन फॉल्स हो। इस कारण से डेफिनेटली पहले का जो आंसर है वो होना चाहिए ए। यहाँ मैं डायरेक्टली आप लोगों को आंसर समझा रहा हूँ, लेकिन आप चाहे तो घर में इनको मेन प्रोग्राम के अंदर ट्राई करके भी देख सकते हैं। अब चैट विंडो में आंसर दीजिएगा। यहाँ पे लिखा है 0, और हम जानते हैं कि 0 का मतलब क्या होता है, फॉल्स। तो चैट विंडो का इस्तेमाल करके आप आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। इसका आंसर बी आएगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने 0 लिखा है और 0 फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे टीचर ने नॉट लगाया है, नॉट 0, यानी जो असत्य ना हो, जो फॉल्स ना हो। जो फॉल्स ना हो उसको हम ट्रू कहते हैं। तो कंक्लूजन निकला कि यहाँ पे क्योंकि नॉट लग गया तो नॉट फॉल्स बिकम्स ट्रू, जिस कारण से इसका आंसर में क्या मिलने वाला है, हमें इसका आंसर मिलने वाला है ए। अच्छा, अगला क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इसको मैं अभी आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं चाहूंगा कि आप इसे घर में खुद ट्राई करें। अभी जब मैं अपने दोस्तों के लिए कैंपस क्वेश्चन 8 लिख रहा था, तो कैंपस क्वेश्चन 8 में इसकी हिंट दी हुई थी, तो उसके हिंट के बेसिस पर आपको इसे सॉल्व करना होगा। हमें डिस्कशन करना होगा बाकी बचे हुए क्वेश्चंस के बारे में, लेकिन बाकी जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे हैं 5 6 7, वो इस छोटे से हिंट पे डिपेंडेंट है। लिखा है कि प्रिंटफ फंक्शन डिस्प्ले करता है मैसेज स्क्रीन पे, साथ साथ देता है लेंथ ऑफ द मैसेज। यहाँ पे एक क्वेश्चन शायद विजिबल नहीं है, कुछ ऐसा लिखा हुआ था वो, इफ प्रिंटफ ए, तो लिखा था प्रिंटफ बी। मैं यहाँ पे शॉर्ट में प्रिंटफ को पीएफ लिख रहा हूँ, एल्स में लिखा था प्रिंटफ सी। अभी की डेफिनेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। डेफिनेशन कहते हैं कि पहले मैसेज प्रिंट होता है। अब क्योंकि पहले मैसेज प्रिंट होता है, इस कारण से पहले ए प्रिंट होगा। अब ए की लेंथ क्या है, ए की लेंथ है 1, क्योंकि ए की लेंथ 1 है और हम जानते हैं कि 1 रिप्रेजेंट करता है ट्रू को, जिस कारण से मैसेज में प्रिंट होगा बी, तो हमें आउटपुट में मिलेगा ए बी। लेकिन दोस्तों यहाँ टीचर ने नॉट लगा के रखा है, तो पहले ए प्रिंट होगा, पहले ए प्रिंट होगा। अब हमें लेंथ मिलेगी 1, हमें लेंथ तो 1 मिली, लेकिन आगे टीचर ने नॉट लगा के रखा हुआ है। अब क्योंकि टीचर ने नॉट लगा के रखा है दोस्तों, तो नॉट 1 बिकम्स 0, जिस कारण से सिस्टम प्रिंट करेगा ए सी। तो मेरे कई स्टूडेंट दोस्तों जो इंटरव्यू में इस क्वेश्चन के बेसिस पे सिलेक्ट हो चुके हैं, कि उनसे कहा गया कि पहले आउटपुट ए बी आना चाहिए, फिर इसमें छोटा सा चेंज करने पे ए सी आना चाहिए, तो हमने सिंपली नॉट ऑपरेटर लगा दिया।
और जैसे मैं नॉट ऑपरेटर लगाया तो आंसर चेंज हो गया। ये दोनों क्वेश्चन आपको घर में सॉल्व करने हैं। आने वाली क्लासेस में आपको मैं पढ़ाऊंगा पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट। तो जब आप इसे घर में ट्राई करेंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर पाएंगे कि दोनों के आंसर में डिफरेंस क्या आया। ऐसे ये क्वेश्चन भी आपको घर में ट्राई करना है और ये भी क्वेश्चन आपको घर में ट्राई करना है। हमने स्टार्ट कर दिए दोस्तों। अब हम इस प्रोग्राम को डिजाइन करना शुरू करते हैं। तो हमेशा की तरह हमने इंक्लूड किया हेडर फाइल को और मेन फंक्शन। प्रोग्राम आप मेरे साथ साथ लिख सकते हैं। लेकिन सब्जेक्ट में मान लेता हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जिनका मैं डेटा टाइप मान रहा हूँ इंटीजर। परसेंटेज पॉइंट्स में आ सकता है इसलिए फ्लोट, और ग्रेडिंग हम चाहते हैं कैरेक्टर में। अब हमने लॉजिक में देखा था कि सबसे पहले हमें मार्क्स पूछने पड़ते। हमने कहा प्रिंट एफ एंटर मार्क्स ऑब्टेन इन फिजिक्स स्पेस केमिस्ट्री स्पेस मैथ्स। देखिए बीच में स्पेस दे रहा हूँ, कारण क्या कि स्कैनफ की खासियत है कि बाय डिफॉल्ट जब हम परसेंटेज लिखते हैं तो डेटा में बीच में स्पेस आता है। तो पहला डेटा फिजिक्स में जाएगा, दूसरा केमिस्ट्री में और तीसरा मैथ्स में। अब हमारा लॉजिक कह रहा था कि अगर हमें फिजिक्स केमिस्ट्री के मार्क्स मिल जाए तो हम टोटल निकाल सकते हैं। टोटल के बीच बेसिस पे परसेंटेज और फिर इफ कंडीशन। मैं इस लॉजिक को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि जैसा एल्गो है सेम वैसे ही प्रोग्राम बनेगा। तो जैसा कि हमने देखा था कि टोटल फाइंड करना है। एल्गो में कोई सेमीकोलन नहीं आता, लेकिन प्रोग्राम में सेमीकोलन आता है। अब टोटल निकल गया तो हमें परसेंटेज फाइंड करना है, और हम जानते हैं कि परसेंटेज का फॉर्मूला होता है टोटल इंटू 100 अपॉन 300। तो 0 0 मैंने आपस में कैंसिल आउट कर दिए। अब क्योंकि 0 0 कैंसिल आउट कर दिए तो अपॉन 3.0 बचा। अब हमें यहाँ पे सिंप्लीफाइंस अप्लाई करना था। सिंप्लीफाइंस बाद में हम इसमें इम्प्रूवमेंट करके मल्टीप्लीफाइंस अप्लाई करेंगे। तो अगर परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है तो पास, और अगर नहीं तो हम कहेंगे कि हमारा जो यूजर है वो फेल हो चुका है। अब हमें प्रिंट करवाना था। किससे प्रिंट करवाना था? टोटल को भी प्रिंट करवाना था, परसेंटेज को भी प्रिंट करवाना था और ग्रेड को भी प्रिंट करवाना था। तो हमने टोटल, परसेंटेज, ग्रेड एंड डेटा को शो करवा दिया। अब यहाँ पे परसेंटेज क्यों लिखा है? क्योंकि इंटीजर है टोटल, तो पहले टोटल शो होगा, फिर परसेंट पॉइंट ऑफ इज 2 डेसिमल प्लेसेस, यहाँ पे परसेंटेज शो होगा। ग्रेड क्योंकि कैरेक्टर तो उसके परसेंट से, और अंत में रिटर्न 0। ये प्रोग्राम हमारा तैयार हो गया है। तो अभी हमने जो प्रोग्राम बनाया है पीसीएम के बेसिस पे टोटल परसेंट ग्रेड बनाने का, उसको हम एक बार कंपाइल करके रन करके देख लेते हैं हमें रिजल्ट कैसा मिलता है। हमने कहा रन, हमसे मार्क्स पूछे जाने। तो जैसा कि मैं आपसे कहा कि बीच में स्पेस देना है, तो 80 स्पेस 90 स्पेस 70। तो सिस्टम कह रहा है कि टोटल 240 आएगा, परसेंटेज 80 आएगा और ग्रेड पास आएगी। इस प्रोग्राम को फिर से एक बार रन करते हैं। मैंने मार्क्स दे दिए 60 60 60, तो अभी भी पास पे है, क्योंकि हमने कहा था कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 60 तो पास कहलाएगा। लेकिन अब हम कुछ कम वैल्यू दे देते हैं। तो मैं इनपुट करता हूँ 59, जैसे बाउंड्री पे कोई फेल हो जाए। तो सिस्टम कह रहा है कि आपका जो रिजल्ट आया है वो 59% है, इसलिए आप फेल हो गए हैं। अब हमारे कुछ दोस्त जो हैं घर में बीच में कॉमा देना पसंद करते हैं, जैसे हमारे किसी दोस्त ने आज घर में ट्राई किया था। यहाँ मैंने स्टार वन दिया हुआ है दोस्तों। टेकिंग कॉमा सेपरेटेड इनपुट, टेकिंग कॉमा सेपरेटेड इनपुट ड्यूरिंग स्कैनएफ। अगर किसी दोस्त को लगता है कि कॉमा से डेटा देना है तो स्कैनएफ को ऐसा लिखेंगे।
यहाँ पे बीच में कॉमा दे देंगे। मैसेज में क्या लिखा है इससे फर्क नहीं पड़ता, हमने परसेंटेज के बीच में क्या लगाया वो महत्वपूर्ण है। गिव कॉमा बिटवीन %d। प्रिंटफ डजंट मैटर, प्रिंटफ में क्या लिखा है इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्रिंटफ का काम तो मैसेज शो करना है। हाँ, लेकिन यूजर की हेल्प करने के लिए बेहतर है कि हम मैसेज को भी ठीक करते हैं, जैसे मैं आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ दोस्तों इस प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम को मैं सीक्वेंस कर लेता हूँ, मैसेज को हम चेंज नहीं करें, हम यहाँ चेंज कर देते हैं। कारण क्या कि मैंने पिछली क्लास में ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर का प्रोग्राम दिया था, तो ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर के प्रोग्राम में 3 वेरिएबल थे ए बी सी, बस उसकी जगह आज हमने पीसीएम कर दिया है, तो वहाँ पे भी हम 2 तरह से इनपुट ले सकते थे। अब इसे फिर से कंपाइल करते हैं, अब इसे रन करते हैं। अब देखिए मैसेज में लिखा रहा है फिजिक्स स्पेस केमिस्ट्री स्पेस मैथ्स। अब देखिए गलत आंसर आएगा, क्योंकि बीच में हम स्पेस दे रहे हैं। अब देखिए गलत आंसर आ गया। तो सब कुछ महत्व है कि मैं स्कैनएफ में कैसे लिखा, तो मैंने स्कैनएफ में कॉमा दिया है, जिसका से जब हम रन करेंगे तो 90,90,90 देंगे। अब देखिए सही आंसर आ रहा है। तो हाँ, अगर आप अपने दोस्तों की हेल्प करना चाहें तो दोस्तों की हेल्प करने के लिए आप यहाँ पे कॉमा दे सकते हैं, जिससे कि आपके दोस्त को भी आइडिया रहे कि डेटा हमें कैसे इनपुट करना है। जैसे हम एटीएम मशीन में जाते हैं तो एटीएम मशीन में यूजर फ्रेंडली मैसेज आते हैं, प्लीज एंटर पिन नंबर। दोस्तों अब हम इसमें एक और इम्प्रूवमेंट करना चाहेंगे, इम्प्रूवमेंट अबव कोड इन प्लेस ऑफ *2। हमने भी इस प्रोग्राम में *2 लगाया था दोस्तों, तो यहाँ पर हमने सिंपल इफ यूज किया है। मल्टीपल ग्रेड्स, मल्टीपल ग्रेड यूजिंग लैडर इफ एल्स। तो घर में आप लोग पहले सिंपल इफ एल्स यूज कीजिएगा, फिर लैडर इफ एल्स। जैसे हमने कंडीशन दे दी कि अगर परसेंटेज ग्रेटर टू 80 है तो ए ग्रेड कहलाए। एल्स इफ मींस अगर 80 या उससे अधिक नहीं है, अगर 70 या उससे अधिक है तो ग्रेड बी हो जाए। लेकिन अगर वो कंडीशन भी फुलफिल ना हो और परसेंटेज अगर 60 से ज्यादा हो तो सी ग्रेड हो जाए। लेकिन अगर कोई 60 भी ऑब्टेन नहीं कर पाता तो बेहतर है कि वो फेल हो जाए। तो आपने देखा कि कैसे हमने सिंपल एफ को मल्टीपल एफ में कन्वर्ट किया। अब इसी लॉजिक को हम प्रोग्राम में ट्राई करेंगे। इसको हमने यहाँ से कॉपी किया, इस प्रोग्राम को हम सेव एज करेंगे डिफरेंट नेम से। जैसे इसका मैं नंबर 3 कर देता हूँ। तो घर में आप भी जब प्रोग्रामिंग करें तो आप ऐसे चेंज करते रहेगा एक ही प्रोग्राम में, लैडर इफ एल्स। तो दोस्तों हमने यहाँ पे बस नया लॉजिक लगा दिया है। अब इसे सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं, और जब कंपाइल हो जाए तो इसे रन करके देख लेंगे। जैसे मैंने कहा दोस्तों के लिए 60,60,60, क्योंकि मैंने बीच में कॉमा दिया तो कॉमा देना पड़ेगा मुझे। तो सिस्टम कह रहा है कि मेरे टोटल 180 मार्क्स हैं, परसेंटेज 60 है, इसके कारण से ग्रेडिंग क्या हो गई, ग्रेडिंग सी हो गई। फिर से रन करते हैं, मैं दे रहा हूँ 75,75,75, तो बी ग्रेड दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कॉमा तो हम डेटा के बीच में कॉमा दे रहे हैं। हमने फिर से रन किया और हमने कहा 90 90 90, तो ए ग्रेड शो हो रहा है। और अंत में मैं बहुत ही कम मार्क्स दे रहा हूँ, जैसे 59 59 59, तो सिस्टम कह रहा है कि हमारी ग्रेड फेल है। अब इस प्रोग्राम में एक और इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है, हम उसे नेम भी पढ़ते थे। ऑल्सो एक
कि हमने कुछ दिन पे सीखा तो कहीं तो दोस्तों अब हम चाहेंगे कि हम यूजर से नेम भी पूछ पाए, तो हम यहाँ पे कहते एंटर नेम, जैसा कि मैं दोस्तों को सिखा चुका हूँ, और फिर गेट इज नेम कर देते। अच्छा, फिर हम क्या पूछते, फिर हम पूछते एंटर मार्क्स। ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ अपने दोस्तों के लिए। और अंत में जब प्रिंटफ लिख रहे थे तो प्रिंटफ में ऐसे प्रिंट करते नेम इक्वल टू परसेंट एस, टोटल इक्वल टू परसेंट डी, और फिर हम यहाँ पे शो करवाते परसेंटेज, 0.2f, और ग्रेडिंग शो करते परसेंट सी, फिर नेम भी शो करवाते, टोटल भी शो करवाते, परसेंट और ग्रेड भी शो करवा सकते थे। अब तक हमने डिस्कशन किया है std और conlorh के बारे में, लेकिन सी लैंग्वेज में एक मैटोरह नाम की हेडर फाइल अवेलेबल है, प्रोवाइड्स mathematical functions to perform various operations. जैसे इसमें सबसे पहले अवेलेबल है दोस्तों m_pi, gives value of pi। आपको ध्यान रखना है कैपिटल में लिखना है, इट इज अ कांस्टेंट एंड इन कैपिटल लेटर्स। ये कैपिटल लेटर में लिखना है हमें। तो जब भी हम m को पाई लिखते हैं तो हमें पाई की वैल्यू मिल जाती है। नेक्स्ट होता है स्क्वायर रूट ऑफ x, गिव्स स्क्वायर रूट ऑफ गिवन वैल्यू। तो जो भी हम नंबर देंगे उस नंबर का हमें स्क्वायर रूट मिल जाएगा। नेक्स्ट होता है एबीएस ऑफ x, कन्वर्ट नेगेटिव वैल्यू इनटू पॉजिटिव वैल्यू। हो सकता है कि जीसीसी जब हम यूज करें तो एबीएस फंक्शन यूज वर्क ना करे, तो उस केस में मल्टीप्लाई बाय -1 कर देंगे, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय -1 करने से हमें पॉजिटिव वैल्यू मिल जाती है। नेक्स्ट होता है पावर फंक्शन। पावर फंक्शन में दो पैरामीटर होते हैं x, y, टू कंप्यूट x टू द पावर y। तो जब भी हमें x टू द पावर y कैलकुलेट करना तो हम यूज करते हैं पावर फंक्शन का। नेक्स्ट फंक्शन है log, log x gives natural log value given number x। कभी कभी हम चाहते हैं कि हम log base 10 कैलकुलेट करें। अगर हमें log base 10 कैलकुलेट करना हो तो हम यहाँ पे log 10 लगा देते हैं, तो gives log 10 value, gives log 10 value of given number। इसी तरह से एक होता है एक्सपोनेंशियल सीरीज, जो कि हमने 12th क्लास में पढ़ी होगी। gives exponential value of a number x। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी अवेलेबल है, जिसे साइन रेडियंस, gives साइन वैल्यू ऑफ द गिवन एंगल। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है एंगल मस्ट बी इन रेडियंस। तो यहाँ पे डिग्रीज में नहीं चलेगा, यहाँ पे हमें किस में देना पड़ेगा, रेडियंस में।
और कन्वर्जन का फॉर्मूला आप लोगों को आता होगा, रेडियंस इक्वल टू डिग्री इंटू m_pi अपॉन 180। तो आगे चल के हम कुछ प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम यूजर से एंगल पूछेंगे डिग्रीज में, लेकिन इस फॉर्मूले की मदद से हम उसे रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे। अब सिंपल सी बात है, आपको मैंने साइन फंक्शन सिखाया है, तो वैसे हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, वैसे हम अप्लाई कर सकते हैं कॉस और टेन। लेकिन यहाँ पे रेसिप्रोकल फंक्शन नहीं होते हैं। हमें स्कूल में पढ़ाया गया था 1 अपॉन साइन कोसेक, 1 अपॉन कॉस सेक और 1 अपॉन टेन कॉट। तो यहाँ पे रेसिप्रोकल फंक्शंस नहीं है। रेसिप्रोकल फंक्शन के लिए आपको 1 अपॉन एक्स खुद करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है ए साइन एक्स, जिसे हम कहते हैं साइन इनवर्स, गिव्स साइन इनवर्स वैल्यू of x. Inverse function takes value and gives angle in radians. तो हमने 12th क्लास में पढ़ा था इनवर्स फंक्शन, जिसमें पढ़ाया गया था साइन 90, साइन 91 होता है, लेकिन साइन इनवर्स 1 90 होता है। तो हमें यहाँ पे वैल्यू देनी पड़ती है, वैल्यू का हमें एंगल मिल जाता है। इसी तरह से दोस्तों हम यूज कर सकते हैं a cos x और a tan x। तो arc cos और arc tan। दोस्तों अब कुछ और फंक्शन डिस्कस करते हैं। तो हम डिस्कशन कर सकते हैं साइन h cos h और टेन h ऑफ x। इन्हें हम कहते हैं हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक साइन cos एंड टेन। हमारे जो फ्रेंड इंजीनियरिंग में पहुंच चुके हैं उनको इनका फॉर्मूला आता होगा, और जिन दोस्तों ने IIT JEE की तैयारी की होगी उनको भी ये फॉर्मूला आता है। तो मैं चाहता हूँ कि चैट विंडो में हमारा कोई दोस्त लिखे कि साइन hx का फॉर्मूला क्या है। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे दोस्तों को फॉर्मूला याद है कि नहीं। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों e का पावर x माइनस e का पावर माइनस x अपॉन 2। इसका फॉर्मूला होता है e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x अपॉन 2। तो क्या आप में से कोई फ्रेंड मुझे बता सकता है कि 10h का फॉर्मूला क्या बनेगा? क्यों? बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, क्योंकि हम जानते हैं कि 10 बराबर साइन अपॉन कॉस। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग यहाँ पे पार्ट क्या है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ e का पावर x। भाई हम यहाँ पे e का पावर x तो लिख रहे हैं, लेकिन किसी फ्रेंड को e का पावर x का फॉर्मूला आता है? इसको मैं 11th क्लास में पढ़ा था, एक्सपोनेंशियल सीरीज। सो टेक्निकली दिस इज एक्सपोनेंशियल सीरीज। तो हमारे जो फ्रेंड इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में पहुंचे हैं उनके फर्स्ट ईयर में ये मैथमेटिक्स है जिनमें उनको ये हाइपरबोलिक साइन कॉसेन कंप्यूट करने पड़ते हैं। दोस्तों इसके अलावा फंक्शन हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं फ्लोर, फ्लोर ऑफ एक्स गिव्स नियरेस्ट इंटीजर स्मॉलर देन एक्स। जैसे एग्जांपल हमने कहा फ्लोर ऑफ 5.9, हमें इसका आंसर मिलेगा 5, क्योंकि 5 उसका एक नियरेस्ट इंटीजर है जो स्मॉलर देन एक्स है ना, गिवन नंबर से छोटा। इसी का ही अपोजिट एक फंक्शन होता है दोस्तों सीलिंग। सीलिंग फंक्शन का अपोजिट करता है, गिव्स नियरेस्ट इंटीजर लार्जर देन एक्स। जैसे हमने 5.1 भी कहा तो हमें 6 मिलेगा, क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर जो उससे बड़ा है। राउंड आप सभी को पता है, राउंड ऑफ एक्स
gives round off value to nearest integer. हमें स्कूल लाइफ में टीचर पढ़ाती थी कि अगर 0.5 से बड़ा है कोई वैल्यू तो नेक्स्ट नंबर आ जाता था। जैसे हमें मैम कहती थी स्कूल में राउंड ऑफ 5.4, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 5, जबकि अगर हम कहें राउंड ऑफ 5.6 तो हमें मिलेगा 6, या 5.5 भी लिख दें तो हमें 6 मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब भी हमें डेसिमल में वैल्यू 0.5 से बड़ी तो हमें नेक्स्ट नंबर मिल जाता है। तो यहाँ हमने देखा सीलिंग फंक्शन के बारे में कि सीलिंग फंक्शन में नियरेस्ट इंटीजर देता है जो गिवन नंबर से बड़ा हो। जैसे हमने लिखा सीलिंग का 5.1, अब सीलिंग का 5.1 से हमें 6 मिल गया। तो फ्लोर हमेशा छोटी वैल्यू देगा, सीलिंग हमेशा बड़ी वैल्यू। लेकिन राउंड ऑफ बड़ा इंटरेस्टिंग है। राउंड ऑफ देखता है कि डेसिमल की बात क्या है। डेसिमल के बाद अगर 0.5 से बड़ी वैल्यू हुई तो नेक्स्ट नंबर, लेकिन 0.5 से छोटा हुआ तो प्रीवियस नंबर आ जाएगा। अच्छा, अब अंतिम क्वेश्चन जो है एफ मोड फंक्शन, जो कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स के एग्जाम में भी आता है। दिस इज कैंपस क्वेश्चन ECIL, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, टू कंप्यूट फ्लोटिंग मोड इन C++। जैसे एग्जाम्पल दोस्तों, हमने कहा एफ मोड ऑफ 5.5, 5.5, 2, तो हम सभी जानते हैं कि अगर हम 5.5 को 2 से डिवाइड करें तो 2 2 जा 4, क्योंकि 2 2 जा 4 होता है तो रिमाइंडर क्या आया? रिमाइंडर आया 1.5। लेकिन दोस्तों अगर हम ऐसा लिखते 5.5% 2 तो एरर आ जाता। रिमाइंडर ऑपरेटर only works with integer in C++। तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में यही क्वेश्चन आया था। उनको 5.5% 2 दिया गया था, तो टेक्निकली इट विल गिव्स एरर। तो इसको निकालने का सही तरीका क्या है? एफ मोड फंक्शन। लेकिन अगर मैं जावा पढ़ा रहा होता या C# पढ़ा रहा होता तो 5.5% 2 gives 1.5। तो कंक्लूजन निकला कि सी लैंग्वेज में केवल इंटीजर्स पे वर्क करता है रिमाइंडर ऑपरेटर, जबकि जावा में जो रिमाइंडर ऑपरेटर वो फ्रैक्शनल नंबर्स पे भी वर्क करता है। तो शुरुआत करते हैं प्रोग्रामिंग की। अब तक हम केवल एक ही हेडर फाइल लगाते थे stdio.h, लेकिन अब यहाँ पे एक और हेडर फाइल ऐड हो जाएगी जो है mat.h। लेकिन दोस्तों अगर आप चाहें तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं #include C math, क्योंकि जब आप लोगों को मैं टर्बो सी और कोड बॉक्स के डिफरेंस समझा रहा था तब ने समझाया था कि हमारे कोड बॉक्स में अगर हम प्रीफिक्स सी लगा दें तो फिर .h लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसे अगर हम चाहते तो इसको लिख सकते थे #include C_stdio। तो जितने भी हमारे दोस्त घर में यूज़ करते हैं कोड बॉक्स का, दे कैन ऑल्सो ट्राई दिस लाइन्स, ऐसा भी वर्क कर जाएगा। हमने मेन फंक्शन डिफाइन किया और हमने 3 वेरिएबल डिफाइन किए, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। हम जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम में चाहिए होता है परपेंडिकुलर और बेस, तो मैं यूजर से कहा एंटर परपेंडिकुलर स्पेस बेस। तो यूजर को 2 वैल्यू इनपुट करनी है। अब क्योंकि दोनों फ्लोटिंग है तो हम %f लिखेंगे, %f। पहला डेटा परपेंडिकुलर में, दूसरा बेस में। और हमें स्कूल में फॉर्मूला पढ़ाया गया था, फॉर्मूला फॉर h
h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पावर ऑफ p कॉमा 2 प्लस पावर ऑफ b कॉमा 2, क्योंकि हमें स्कूल में पढ़ाया गया था कि h इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, लेकिन हम चाहते तो इसे ऐसा भी लिख सकते थे, हम लिख सकते थे h इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ p इंटू पी, क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है p इंटू पी प्लस b इंटू बी। और अंत में हम रिजल्ट शो करना चाहेंगे, हम प्रिंट करेंगे प्रिंट एफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू परसेंट 0.2f। 0.2f मीन्स मैं 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर चाहता हूँ, और यहाँ पे हम शो करवाना चाहेंगे हाइपोटेनियस को, और हमेशा की तरह रिटर्न 0, और ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। हमें आज के अंतिम टॉपिक पे आना है, जो है फाइंडिंग रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें स्कूल लाइफ में सिखाया गया था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जिस इक्वेशन का हाईएस्ट पावर 2 हो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, जिसके रूट्स की कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता था माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। अब यहाँ पे हम इसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, फाइंडिंग डिस्क्रिमिनेंट। जो स्क्वायर रूट के अंदर आता है उसे डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। हो सकता है कि d 0 आ जाए, तो उसके इसमें इक्वल रूट्स आएंगे, लेकिन बाय चांस अगर d ग्रेटर देन 0 हो जाए तो हम 2 रूट्स फाइंड कर सकते हैं, एक पॉजिटिव साइन के साथ और एक नेगेटिव साइन के साथ। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि 2 रूट्स आएंगे, एक r1 आएगा और एक r2 आएगा, बस यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। और हम प्रिंट करवाएंगे, जैसे कि मैं अपने दोस्तों को हिंट दे रहा हूँ, हम कुछ ऐसा प्रिंट करवाएंगे, रियल रूट्स r1 इक्वल टू परसेंट f, r2 इक्वल टू परसेंट 0.2f। आप लोगों को घर में प्रोग्रामिंग में दिक्कत ना हो इसलिए मैं कुछ ऐसे से लिख रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि वैल्यू नेगेटिव हो जाए। दोस्तों एल्स की कोडिंग आप लोग छोड़ दीजिएगा, बस आप सिंपली प्रिंट कीजिएगा इमेजिनरी रूट्स। रीजन क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव वैल्यू कांट बी कंप्यूटेड। लेकिन हम सभी ने 11th क्लास में पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो मैं आपको सिखाऊंगा कि हाउ वी कैन कंप्यूट इमेजिनरी रूट्स। लेकिन हाल ही फिलहाल हमारे जो बाकी फ्रेंड्स हैं उनको सिंपल रूट्स निकालने, यानी इक्वल रूट्स और रियल रूट्स। तो जस्ट यू टू फॉलो दिस लॉजिक एंड यू टू डिजाइन द प्रोग्राम। तो क्योंकि R1 R2 का आंसर पॉइंट्स में आ सकता है, इस कारण से हमें जो डेटा टाइप है R1 R2 का वो फ्लोट में रखना होगा। तो पहले हमने यूजर से ABC इनपुट करवाया, उसके बेसिस पे D कंप्यूट किया, हमने इफ कंडीशन लगाया कि D 0 है क्या, अगर हाँ तो इक्वल रूट्स प्रिंट हो, अगर D ग्रेटर देन 0 है तो रियल रूट्स। लेकिन दोस्तों मैं इनपुट करता हूँ 1 1 1, तो क्या आप बता सकते हैं 1 1 1 अगर हम इनपुट करें तो D कितना आएगा? अगर हम तीनों वैल्यूज 1 दें तो D कितना आएगा? चैट विंडो में लिखिए, ये -3 आएगा। हम जानते हैं कि अगर D 0 नहीं है, D ग्रेटर देन 0 नहीं है तो डेफिनेटली D लेस देन 0 होगा, तो उसके साथ प्रिंट होगा इमेजिनरी रूट्स। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो कैसे सॉल्व करते वो मैं आपको सिखाऊंगा, कि कैसे हम इमेजिनरी रूट्स निकाल सकते हैं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो इक्वल रूट्स हैं और जो रियल रूट्स है वो आप कैलकुलेट कर लेंगे।